मित्रों, स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सार्थक स्टडी में, जहां हम यूपी टीईटी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में कक्षा 1 से 5 जो प्राथमिक स्तर है उनके प्रश्नों को देखेंगे। और इसमें हम देखेंगे प्रथम जो भाषा है हिंदी, उसको देखेंगे। तो हिंदी के प्रश्नों को शुरू करते हैं और देखते हैं हिंदी के प्रश्न किस तरह से वर्ष 2011 में पूछे गए हैं। तो इसमें हम पहला ही प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न में हमसे उपसर्ग पूछा गया है और पूछा गया है कि अपमान में कौन सा उपसर्ग है। तो अपमान में उपसर्ग हो जाएगा आपका अप। इसके बाद से दूसरा प्रश्न भी पूछा गया है, उपसर्ग से भी पूछा गया है, और वो पूछा गया दुरावस्था में कौन सा उपसर्ग है। तो दुरावस्था में दुरुपसर्ग है। ठीक है। इसके बाद से पराजय पूछा गया, पराजय में कौन सा उपसर्ग है ये पूछा गया है। तो पराजय में परा उपसर्ग लगता है। इसके बाद से मित्रों हम देखेंगे समास पूछा गया है और समास में नवग्रह पूछा गया है। तो समास में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो नवग्रह है ये द्विगु समास है। द्विगु समास पूछ रहा है तो नवग्रह को द्विगु समास कह रहा है। इसमें हम दो भागों में बांट लेंगे, एक नौ हो जाएगा और एक आपका ग्रह हो जाएगा। तो यहाँ समास की परिभाषा भी देख लेंगे, द्विगु समास क्या होता है। तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो और जिससे एक समुदाय का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नवग्रह में नौ जो प्रथम पद है वो संख्यावाचक है और ग्रह जो दूसरा पद आपको देखने को मिल रहा है ये ग्रहों का समूह है। इसीलिए नवग्रह में क्या हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे। तो हिंदी की लिपि पूछा हुआ है। तो हिंदी की लिपि कौन सी होती है। तो हिंदी लिपि जो होती है वो देवनागरी लिपि में होती है। फिर इसके बाद सर्वनाम के भेद पूछा। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो मित्रों सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। अब इन 6 भेद के बारे में हम देख लेंगे कि कौन कौन से 6 भेद होते हैं। तो आप देखेंगे पहला जो होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा जो होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इस तरह से सर्वनाम के कुल कितने भेद हो गए। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हो गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ चिन्हों के बारे में पूछा है और आकाश और पाताल के बीच में लगने वाले जो चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है ये पूछ रहा है। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं हम। तो इस चिन्ह को हम योजक चिन्ह या योजन चिन्ह बोलते हैं। साथ ही कुछ चिन्हों को और देखेंगे। जैसे इस तरह का जो चिन्ह होता है इसे अल्प विराम बोलते हैं। साथ ही इस तरह का जो चिन्ह है इसे विस्मयादिबोधक बोलते हैं। और ये जो चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है इसे उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। और जैसे सीधी लाइन हो तो ये पूर्ण विराम चिन्ह हो गया आपका। साथ ही अगर इस तरह से चिन्ह बना हो तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। मित्रों अगला प्रश्न देखेंगे हम। तो अगला प्रश्न है, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द के बारे में पूछ रहा है कि नई शब्द क्या है, मतलब नई क्या बताता है। तो यह विशेषण है, यह साड़ी की विशेषता बता रहा है कि साड़ी कैसी है। तो साड़ी नई है। तो इसमें पूछ रहा है कि यह नई साड़ी है में क्या विशेषण है। तो विशेषण क्या हो जाएगा, नई हो जाएगा। नई जो हो जाएगा वो विशेषण हो जाएगा। फिर आपसे तत्सम शब्द इसने पूछ लिया है। तो तत्सम शब्द माने संस्कृत के वे शब्द जो सेम उसी तरह से लिए गए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द बोलते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं आम्र है, ये आपका क्या है, ये तत्सम शब्द है। ये हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं। लेकिन जो ये मूल शब्द क्या है वो आम्र है। तो ये क्या है, तत्सम शब्द है। जैसे दूध है, दूध जो क्या है हो गया कि तद्भव शब्द हो गया, क्योंकि जो इसका शुद्ध संस्कृत में अगर शब्द हम देखेंगे तो क्या होता है, ये दुग्ध होता है। तो तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से सेम उसी तरह हमारी भाषा में आए हुए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। और जो उससे व्युत्पन्न होकर आए हुए हैं यानी आम बोलचाल की भाषा में जिनका रूप बदल गया है उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम तद्भव शब्द बोलते हैं। और ये दूसरा प्रश्न ही, इसका नेक्स्ट प्रश्न ही पूछ लिया कि इसमें तद्भव कम है, कौन सा शब्द है। तो यहाँ हम मुँह देख रहे हैं। मुँह जो होता है ये शुद्ध जो शब्द है इसका वो क्या है, वो मुख है। जो तत्समी शब्द है वो मुख होता है और उसी का तद्भव रूप जो हो जाता है वो मुँह हो जाता है। बाकी हम देखते हैं अग्नि इसमें। तो अग्नि जो है ये क्या है, ये तत्सम शब्द है और यहाँ हमसे तद्भव पूछ रहा है तो ये तत्सम शब्द दिया है। अग्नि जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, हम लोग आग बोलते हैं। अब वैसे ही बैंक दिया हुआ है तो बैंक जो है वो अंग्रेजी शब्द है और अमीर दिया हुआ है, ये अमीर जो है अरबी शब्द है। इसके बाद से हमसे प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है
और विकल्पों में क्या दिया हुआ था, यामिनी दिया हुआ था। तो यामिनी सूर्य का नहीं, ये किसका है, रात का पर्यायवाची है। रात के अन्य पर्यायवाची भी देखेंगे, रात है, रैन है, रजनी है, निशा, निशीत, छाया, विभावरी, शर्वरी और तमिश्र, ये रात की पर्यायवाची हैं। जबकि सूर्य की पर्यायवाचियाँ दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, प्रभाकर, आपने पढ़ा भी होगा इसको। तो ये सूर्य की पर्यायवाचियाँ होती हैं। फिर हम देखेंगे इसमें संधि विच्छेद आ गया। संधि विच्छेद में पूछा है कि मनोरथ में कौन सी संधि विच्छेद होती है, तो मनः धन रथ, ये मनोरथ का संधि विच्छेद है। और ये कौन सी संधि है, तो ये विसर्ग संधि है। फिर विद्यार्थी में वही पूछा है कि कौन सी संधि है, तो विद्यार्थी में हम देखेंगे ये दीर्घ स्वर संधि विद्यार्थी में लगती है। विद्यार्थी का जो संधि विच्छेद है वो विद्याधन अर्थी है, और ये क्या हो जाता है, विद्यार्थी हो जाता है। अच्छा, इसका सिद्धांत हम देख लेते हैं कैसे होता है। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ, ये कह रहा है ह्रस्व या दीर्घ, ये इनमें से अ, ई, उ और री में से कोई एक वर्ण हो, और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में उसी के समान कोई वर्ण हो, तो दोनों के स्थान पे क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। यानी ये चार अगर शब्द आपको मिलते हैं अ, ई, उ, री प्रथम पद के अंत में, और द्वितीय पद के प्रथम में अगर यही शब्द मिल जाते हैं, सेम शब्द, इसका चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, तो क्या हो जाता है, तब वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाती है। जैसे हम विद्यार्थी में देख रहे हैं, क्या हुआ है कि यहाँ विद्या यानी कि आ आया हुआ है, और इसके बाद अ आया हुआ है दूसरे शब्द में, यानी प्लस अ कर देंगे, तो ये अ का ह्रस्व और दीर्घ दोनों मिलता है, तो ये क्या हो जाता है, ये विद्यार्थी हो जाता है, और इसीलिए क्या हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है दिग्भ्रम उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो दिग्भ्रम जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला देखते हैं, बिल्ली छत से कूद पड़ी, ये उसका कारक का प्रश्न है। तो छत से कूद पड़ी, तो कारक क्या हो जाएगा, ये अपादान कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, ये आप डिटेल में पढ़े होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। मित्रों, ये टीईटी परीक्षा 2011 से कुल हमने 15 प्रश्नों को पढ़ा है पहले भाग में, और नेक्स्ट सेकेंड वीडियो में पुनः 15 प्रश्न लेके आएंगे। तो आपके हिंदी खंड के प्राथमिक स्तर के कक्षा 1 से 5 तक के जो 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं हिंदी खंड के, वो पूरे हो जाएंगे। इस तरह से मैं प्रत्येक वर्ष के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर के मैं आऊँगा अगले वीडियो में। इसके बाद इसका 15 प्रश्न आएगा, फिर नेक्स्ट ईयर का प्रश्न आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।